वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में आज हम पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर मार्च 2021 में हुआ था और इसका पेपर कोड है 1903। इसके पहले, दूसरे, तीसरे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले के वीडियो में करा दिए गए हैं। तो अब हम इस लेक्चर में चौथा और पांचवा क्वेश्चन करेंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है ये ओल्ड सेमेस्टर सिस्टम जो 2018 से पहले लागू हुआ था उसका है। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए NSQF सिलेबस में। तो जैसे पहला क्वेश्चन यही है, चौथे का ए, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन सो दैट टोटल एनर्जी इन SHM इज ऑलवेज कांस्टेंट। सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दिखाइए कि कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 1903 कोड जो पुराना सेमेस्टर सिस्टम है उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये TTTC के सिलेबस में ये क्वेश्चन यहाँ इस फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो उसका सॉल्यूशन, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन possess both potential and kinetic energy. It possesses potential energy on account of its displacement from the equilibrium position and kinetic energy on account of its velocity. तो सरल आवर्त गति करते हुए कण के पास दोनों स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं। यह मध्यमान स्थिति के से विस्थापन के कारण स्थितिज ऊर्जा रखता है। सरल आवर्त गति करता हुआ कण तथा वेग के कारण यह गतिज ऊर्जा रखता है। और इन दोनों ऊर्जाओं को कैलकुलेट करेंगे हम। तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा कैसे कैलकुलेट करेंगे? व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन SHM इज y, इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय द इक्वेशन। जब सरल आवर्त गति करते कण का विस्थापन y है तो इसके वेग का समीकरण v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ a एम्पलीट्यूड या आयाम है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग होता है। तो वेलोसिटी मालूम है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, कण की गतिज ऊर्जा, k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और v की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। तो ये आ गया k इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से ये काइनेटिक एनर्जी यानी गति ऊर्जा का समीकरण या इक्वेशन हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, इसको निकालने के लिए हम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति करते कण का त्वरण अल्फा क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल कितना होगा? F इक्वल टू एम अल्फा, तो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे और फोर्स मिल जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। प्रत्यानयन बल हम डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन x एक्सिस पर रखेंगे और रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल y एक्सिस पर रखेंगे। तो इनके बीच एक ग्राफ मिलेगा और इस ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा और इस ग्राफ के अंतर्गत जो एरिया है, एरिया अंडर कर्व, इस ग्राफ के अंतर्गत जो एरिया है उसको कैलकुलेट करेंगे और ये एरिया क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा देगा। तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? एवब ग्राफ इज बिटवीन रीस्टोरिंग फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट y। एरिया अंडर दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इन SHM और एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। उपरोक्त ग्राफ प्रत्यानयन बल F तथा विस्थापन y के बीच में है। ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल OAB ही स्थितिज ऊर्जा होता है, जो कि सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा का है। तो हम इसका जो ग्राफ है, कर्व OAB का एरिया निकालेंगे। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो ये क्या हो गया? हाफ OA इंटू AB। तो हाफ OA इंटू AB, और OA कितना है? OA है y और AB कितना है? F। AB F है और ये OA y है। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हाफ
वाई इंटू एफ, और एम की वैल्यू एफ की वैल्यू क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहाँ पर पुट कर दिया हमने रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर वाई, और ये आ गया यू इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी आई एम ओमेगा स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी आई हाफ ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एम। अब हम टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इस तरह से ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में है और यहाँ प्लस में है, तो दोनों कैंसिल हो गए, और जो टोटल एनर्जी आई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये कुल ऊर्जा हो गई, ये कुल ऊर्जा का फार्मूला हो गया। तो यही पूछा गया था, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन पूछा था, और टोटल एनर्जी का फार्मूला डिराइव करने के लिए पूछा गया था। और ये भी कहा गया था कि टोटल एनर्जी सदैव नियत रहती है, तो टोटल एनर्जी विल कांस्टेंट इफ एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। तो ओमेगा कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, तो ए की वैल्यू अगर कांस्टेंट है यानी कुल ऊर्जा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर स्थिर रहेगी, यदि आयाम ए नियत रहेगा तभी कुल ऊर्जा कांस्टेंट रहेगी। और ये ओमेगा को हम 2 पाई एन लिखेंगे, तो इस तरह से ये 2 पाई स्क्वायर एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्म आ गया, और ये टोटल एनर्जी का फार्मूला आ गया। और यहाँ पर दिखाया गया कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट या नियत रहेगी जब एम्पलीट्यूड या आयाम कांस्टेंट रहेगा। साथ ही साथ जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी, ये एक दूसरे में लगातार कन्वर्ट होती रहती हैं। तो ये मीन पोजीशन हो गई, मीन पोजीशन से एक और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए है, दूसरी ओर माइनस ए है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिडिल पोजीशन में सबसे अधिक है, और यहाँ पर किनारे पर कम है यानी जीरो है। तो इसको हम प्लॉट करेंगे और इस तरह से ये काइनेटिक एनर्जी प्लॉट हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी किनारे पर मैक्सिमम है और मिडिल में जाके जीरो हो गई, तो इस तरह से ये प्लॉट आ गया। टोटल एनर्जी ये प्लॉट हो गया, कुल ऊर्जा कांस्टेंट रहेगी सदैव हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जबकि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सदैव एक दूसरे में कन्वर्ट या रूपांतरित होती रहेंगी, लेकिन कुल ऊर्जा सदैव कांस्टेंट रहेगी। 4 का बी देखेंगे अब, यानी क्वेश्चन जो 4 है उसका बी पार्ट, ऑन एन इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शन इंक्लाइंड फ्रिक्शन सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री, टाइम टेकन टू स्लिप बाय ए बॉडी एट सर्टेन डिस्टेंस इज 2 times देन frictionless same inclined plane for distance same distance, what is coefficient of friction of this surface। तो 45 डिग्री के घर्षण कोण पर एक आनत तल है, 45 डिग्री के आनत तल पर किसी पिंड की निश्चित दूरी तक फिसलने के लिए लिए गए समय का घर्षण रहित तल पर उसी दूरी तक फिसलने के लिए लिए गए समय का दुगना होता है। तो तल का घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 सिचुएशन दी है। तो इंक्लाइंड प्लेन है जो 45 डिग्री पर है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कोई वस्तु जो इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हुई है, इसको ये पूरा प्लेन पर नीचे गिरने के लिए एक बार रफ सरफेस पर गिर रही है जिसमें घर्षण है, और दूसरी बार स्मूथ सरफेस पर गिर रही है जिसमें फ्रिक्शनलेस है, घर्षण नहीं है। दोनों केस में रफ सरफेस में गिरने में 2 गुना ज़्यादा टाइम ले रही है इस स्मूथ या चिकनी सरफेस पर गिरने के लिए। तो यहाँ पर टाइम टी लग रहा है और यहाँ पर 2 गुना टाइम लग रहा है T2, मतलब 2 इंटू टी। तो इस तरह से क्या ज्ञात करना है, घर्षण गुणांक म्यू के की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोनों केसेस में हम मान लेते हैं रफ सरफेस पर खुरदुरे सतह पर एक्सेलरेशन इसका a1 है, और यहाँ पर चिकनी सतह स्मूथ सरफेस पर एक्सेलरेशन a2 है। और जो वेट है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है इस इंक्लाइन प्लेन पर, और इसका mg cos थीटा ये प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की ओर काम कर रहा है और रिएक्शन ऊपर की ओर काम कर रही है। mg sin थीटा प्लेन के समांतर, यानी ये जो प्लेन है इंक्लाइन प्लेन इसके समांतर है नीचे की ओर, और चूंकि ये नीचे की ओर गति कर रहा है इसलिए
घर्षण युक्त सरफेस है तो एफ के घर्षण बल यहाँ लग रहा है, जबकि दूसरे केस में फ्रिक्शन नहीं लग रहा है क्योंकि स्मूथ सरफेस है। तो एम जी साइन थीटा, और दोनों केस में देख रहे हैं ये जो मास है इसने समान दूरी तय की। मान लेते हैं इस दूरी यहाँ तय की तो इस दूरी यहाँ भी तय करेगा, और टाइम दुगना लग गया, इसमें दुगना टाइम लगेगा, इसमें टाइम कम लगेगा। तो इस तरह से ये दोनों प्लेनों में सिचुएशन हो गई। अब यहाँ पर लेट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन डाउनवर्ड बी a1 ऑन रफ सरफेस एंड a2 बी द एक्सेलरेशन ऑन स्मूथ सरफेस। देन माना खुरदुरे तल पर नीचे की ओर त्वरण a1 है और समय t1 है, तथा चिकने तल पर त्वरण a2 है तथा समय t2 है। तो हम यहाँ टाइम भी ले लेंगे। टाइम रफ सरफेस पर t1 है और स्मूथ सरफेस पर t2 है। तो खुरदुरे तल के लिए फॉर रफ सरफेस, तो पहला कैलकुलेशन रफ सरफेस या खुरदुरे तल के लिए करेंगे। तो रफ सरफेस पर कैलकुलेशन किस तरह से होगा? पहली चीज r इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो गई, तो r की वैल्यू एम जी कॉस थीटा हो गया, और एफ के घर्षण गुणांक क्या होता है? म्यू के इंटू आर। तो म्यू के इंटू आर, ये क्या हो गया? म्यू के, आर की वैल्यू एम जी कॉस थीटा, तो यहाँ पर रख देंगे एफ के इक्वल टू म्यू के एम जी कॉस थीटा। तो एफ के की वैल्यू हम म्यू के एम जी कॉस थीटा रखेंगे। अब हम इस डायरेक्शन में देखते हैं। इस डायरेक्शन में क्या है? जो ऑब्जेक्ट है ये ए एक्सेलरेशन से नीचे गिर रही है, यानी एक ए एक्सेलरेशन से नीचे गति कर रही है। तो इस पर नेट फोर्स कितना हो गया? एम ए वन नेट फोर्स हो गया, और ये क्या है? एम जी इसका सपोर्ट कर रहा है तो एम जी इसके इक्वल कर देंगे, और एफ के इसका विरोध कर रहा है तो एफ के माइनस में कर देंगे। तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए वन। तो ये फॉर रफ सरफेस, और यही चीज़ हम किसके लिए निकालेंगे? फॉर स्मूथ सरफेस। स्मूथ या चिकने सतह के लिए एफ के का मान 0 हो गया। तो इस केस में एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए वन। तो A2 एक्सेलरेशन से ये जा रहा है नीचे की ओर, तो इसलिए नेट फोर्स कितना हो गया? M A2 इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो दोनों केस में हमने ये इक्वेशन निकाल ली है। अब इक्वेशन 1/2, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर एम जी साइन थीटा अपान एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा अपान एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए वन अपान एम ए टू। अब एम जी साइन थीटा कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और एम जी यहाँ पर कैंसिल हो गया। म्यू के कॉट थीटा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, म्यू के कॉट थीटा, एम कट गया, ए वन अपान ए टू। कॉट थीटा यहाँ क्या है? कॉट 45 डिग्री। तो कॉट थीटा क्या है? कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री 1 होता है। तो इस तरह से 1 माइनस म्यू के कॉट थीटा अपान ए वन अपान ए टू, ये हो गया 1 माइनस म्यू के ए वन अपान ए टू, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो इस तरह से ये आ गया। अब हम A1 अपान A2 निकालना चाहेंगे, तभी म्यू के की वैल्यू मिलेगी घर्षण गुणांक की। चूंकि दोनों केस में चाहे हॉरिजॉन्टल सरफेस इस पे स्मूथ सरफेस पर हो और चाहे फ्रिक्शन वाले सरफेस पर हो, दोनों में सेम डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है, इसलिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड चली गई दूरी S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूले से, और U इनिशियली इसने जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट किया दोनों केस में। तो S इक्वल टू ये टर्म 0 ही हो गया, हाफ पहले केस में A1 T1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ A2 T2 स्क्वायर। डिस्टेंस सेम है तो हम इक्वल कर देंगे, और A1 अपान A2 का रेशियो मिल जाएगा, A1 अपान A2 इक्वल टू T2 स्क्वायर अपान T1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर अपान T1 स्क्वायर। तो T1 2 गुना टाइम है, तो हम T2 अपान T1 को 1/2 लिखेंगे, और इसका स्क्वायर 1/4 हो गया। तो इस तरह से 1 माइनस म्यू के A1 अपान A2 यानी 1/4, और फिर यहाँ से म्यू के की वैल्यू निकालेंगे। म्यू के क्या हो गया? 1 माइनस 1/4 यानी 3/4, और म्यू के घर्षण गुणांक हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये 0.75 घर्षण गुणांक की वैल्यू हो गई। ये मात्रक विहीन होता है और विमा विहीन होता है। तो इस तरह से ये घर्षण कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकल गया, घर्षण गुणांक। और ये क्वेश्चन चैप्टर 3 में फ्रिक्शन यानी घर्षण टॉपिक से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बाय दीज स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के कथन लिखिए।
इसके दो कथन है, उसको लिखना है। इस कथन से ऊष्मा इंजन के सिद्धांत को समझाइए। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम, इसके दो कथन है। केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक का कथन, ये स्टेटमेंट क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट टोटल हीट इनटू वर्क बाय टेकिंग हीट फ्रॉम सोर्स एंड विदाउट गिविंग इट एनी हीट टू द सिंक। तो ऐसा ऊष्मा इंजन बनाना संभव है जो ऊष्मा स्रोत से प्राप्त संपूर्ण ऊर्जा को कार्य में बदल दे तथा सिंक को कुछ ऊष्मा न दे, कुछ भी ऊष्मा न दे। अर्थात स्रोत से ऊष्मा लेकर सिंक को कुछ न कुछ ऊष्मा दिया जाना चाहिए होता है, और सिंक को कुछ भी ऊष्मा दिए बिना संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में बदलना असंभव है। तो जितनी भी ऊष्मा सप्लाई होती है Q1, वो पूरी तरह से कार्य में नहीं बदलती। Q1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन वर्क। और इसकी जो दक्षता आती है इंजन की, ऊष्मा इंजन की, ईटा इक्वल टू Q1 माइनस Q2, जो कि वर्क है, अपान हीट सप्लाइड Q1। तो ये इफिशियंसी हो गई। अब दूसरा है क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस का कथन। ये स्टेटमेंट है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी इज इम्पॉसिबल विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी बाई एनी सेल्फ एक्टिंग मशीन। तो किसी भी स्वचालित मशीन, यानी बिना किसी बाह्य ऊर्जा के संचालित मशीन को हम स्वचालित मशीन कहते हैं, ऑटोमेटिक। तो ये ऑटोमेटिक मशीन क्या करती है? ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु को ऊष्मा हस्तांतरण असंभव है। तो कोई भी ऐसी मशीन बनाना असंभव है ऑटोमेटिक, जो कि बिना किसी बाह्य ऊर्जा के संचालित हो और क्या करे? ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु को हस्तांतरित कर दे। तो ऊष्मा ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर नहीं चल सकती बिना किसी बाह्य ऊर्जा के सहायता से। तो अर्थात ऐसी युक्ति या डिवाइस बनाना संभव है जो बिना किसी बाह्य ऊर्जा के ऊष्मा का प्रवाह ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर कर दे। तो ऐसा करने के लिए हमें ये जो ऊष्मा का प्रवाह है ठंडी वस्तु से गर्म की ओर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाह्य ऊर्जा की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे हमारे पास फ्रिज है, तो वो फ्रिज क्या करता है? बाह्य ऊर्जा यानी बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो वर्क करता है और फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर है वो कूल करता है, यानी बाह्य वातावरण को ऊर्जा अंदर की देता रहता है। तो बाह्य वातावरण ज़्यादा टेम्परेचर पर होता है, अंदर की जो फ्रिज के अंदर का वातावरण है वो कम टेम्परेचर पर होता है। तो वो कम टेम्परेचर से ऊष्मा लेकर अधिक टेम्परेचर को ऊष्मा देता रहता है, तब तक जब तक उसको हम इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली सप्लाई देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने से बंद करने पर, यानी बाह्य ऊर्जा देना बंद कर दें, तो वो ऑटोमेटिक यानी अपने आप ये कार्य नहीं करेगा, ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह नहीं करेगा। तो इस तरह से ऐसी डिवाइस बनाना असंभव है जो ठंडी वस्तु से ऊष्मा को गर्म वस्तु की ओर प्रवाह कर दे और इस प्रक्रिया में वो बाह्य स्रोत से ऊष्मा या ऊर्जा न ले, बाह्य स्रोत से ऊर्जा न ले और ये कार्य करे। तो ऐसी मशीन बनाना असंभव है। ये क्लॉसियस का कथन है। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, हीट इंजन, ऊष्मा इंजन। तो ऊष्मा इंजन को समझाना है, इसकी कार्यविधि और सिद्धांत को, और इसमें हम जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। तो हीट इंजन इज डिवाइस विच कैन कन्वर्ट हीट इनटू यूजफुल वर्क। तो ऊष्मा इंजन ऐसी युक्ति है जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करती है, ऊष्मा इंजन कहलाती है। हीट इंजन हैज़ 3 पार्ट्स, हॉट रेजरवायर, वर्किंग सब्सटेंस एंड कोल्ड रेजरवायर। तो वर्किंग सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम हॉट रेजरवायर एंड कन्वर्ट्स some part of this heat into work and rejects rest heat to cold reservoir। तो ऊष्मा इंजन ऐसी युक्ति है जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करती है, और ऊष्मा इंजन में 3 पार्ट होते हैं। हॉट रेजरवायर, गर्म कुंड, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पर होता है, और कोल्ड रेजरवायर, ठंडा कुंड, जिसको सिंक कहते हैं, और इनके बीच में वर्किंग सब्सटेंस, कार्यकारी पदार्थ होता है जो कि कार्य करता है। तो इसमें एक कार्यकारी पदार्थ होता है जो किसी गर्म कुंड से ऊष्मा लेकर, तो कार्यकारी पदार्थ गर्म कुंड से ऊष्मा लेकर उसका कुछ भाग कार्य में परिवर्तित कर देता है। Q1 ऊष्मा लेकर उसको कार्य में उसका कुछ भाग परिवर्तित कर देता है, और रेस्ट यानी बचा हुआ भाग क्या करता है? ठंडे कुंड यानी कोल्ड रेजरवायर को दे देता है। तो Q2 हीट इसने कोल्ड रेजरवायर को दी, और Q1 माइनस Q2
ये कार्य इसने कार्यकारी पदार्थ ने किया। तो इंजन वर्किंग सब्सटेंस कार्यकारी पदार्थ। स्टीम इंजन में जो कार्यकारी पदार्थ होता है वो स्टीम होता है, भाप। डीजल इंजन में डीजल कार्यकारी पदार्थ होता है। पेट्रोल इंजन में पेट्रोल कार्यकारी पदार्थ होता है। तो यहाँ पर जितनी भी हीट इसको मिली कार्यकारी पदार्थ को, उसका कुछ ही भाग इसने वर्क में या कार्य में बदला, बाकी भाग इसने कोल्ड रिजर्वायर यानी ठंडे कुंड को दे दिया। तो इस तरह से हीट इंजन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है कि ये जो हमारा इंजन है ये हॉट रिजर्वायर यानी ऊष्मा स्रोत से जितनी भी ऊष्मा ले रहा है उसका कुछ ही भाग कार्य में बदल रहा है, यानी पूरी तरह से इसको कार्य में नहीं बदल रहा है। ऊष्मा को पूरी तरह से कार्य में नहीं बदल रहा है, कुछ ऊष्मा कोल्ड रिजर्वायर यानी ठंडे कुंड या सिंक को दे रहा है। लेट वर्किंग सब्सटेंस ऑफ एन हीट इंजन एक्सट्रैक्ट्स हीट Q1 फ्रॉम हॉट रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1 and delivers work W and rejects heat Q2 to cold reservoir, then according to first law of thermodynamics। तो ऊष्मा इंजन का कार्यकारी पदार्थ गर्म कुंड से Q1 ऊष्मा लेकर उसका कुछ भाग कार्य में परिवर्तित कर देता है तथा शेष भाग Q2 ठंडे कुंड को यानी सिंक को निस्तारित कर देता है या दे देता है। तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से हीट सप्लाइड Q1 इक्वल टू वर्क प्लस हीट रिजेक्टेड Q2। हेंस वर्क डन इन वन साइकिल, एक चक्कर में किया गया कार्य W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, ऊष्मा इंजन की दक्षता, वर्क डन इन वन साइकिल, एक चक्कर में किया गया कार्य, हीट टेकन फ्रॉम इन वन साइकिल यानी एक चक्र में ली गई ऊष्मा। तो किया गया कार्य W है और ऊष्मा कितनी ले गई Q1 माइनस Q2, ये वर्क हो गया यहाँ से, और अपान Q1। तो इस तरह से इफिशियंसी या दक्षता 1 माइनस Q2 अपान Q1। तो हीट रिजेक्टेड अपान हीट सप्लाइड। तो इस तरह से ये हमारा इफिशियंसी का फार्मूला आ गया। एज मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 कैन नेवर बी जीरो, हेंस इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन 100% इफिशियंस इंजन। चूंकि Q2 का मान कभी शून्य नहीं हो सकता, इसलिए ऊष्मा इंजन की दक्षता कभी भी 100% या 100% नहीं हो सकती। क्वेश्चन 5 का ये क्वेश्चन 5 भी 5 नंबर के 3 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और इसमें से कोई 2 करने होते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन बाई रेजोनेंस, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ दिस रेजोनेंस, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्री फोर्स्ड एंड डैम्ड ऑसिलेशन। अनुनाद से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। स्वतंत्र, बलित तथा अवमंदित दोलनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन ये पुराने ओल्ड सिलेबस सिस्टम का है। तो ये जो NSQF सिलेबस में है ये सेकंड सेमेस्टर में है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर में उनके नहीं पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम पहले मुक्त दोलन फ्री ऑसिलेशन इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इसके बाद हम और परिभाषाओं को देखते हैं। व्हेन ए बॉडी ऑसिलेट्स इन सच वे दैट एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन रिमेन्स और ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ऑसिलेशंस आर कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। जब कोई वस्तु इस प्रकार दोलन करे कि उसके दोलनों के आयाम सदैव स्थिर रहें, तो इस प्रकार के दोलनों को मुक्त दोलन कहते हैं। तो मुक्त दोलन ऐसे दोलन है जिसमें दोलनों के आयाम सदैव कांस्टेंट या स्थिर रहते हैं, इनके दोलनों के आयाम कभी नहीं बदलते। तो ये मुक्त दोलन क्या है, ये आइडियल सिचुएशन है, यानी ये आदर्श स्थिति है। ये मुक्त दोलन केवल निर्वात में ही संभव है, यानी मीडियम में संभव नहीं है। ये केवल आइडियली फ्री ऑसिलेशंस आर पॉसिबल इन वैक्यूम ओनली। तो जब भी वस्तु को उसकी मीन पोजीशन यानी मध्यमान स्थिति से विस्थापित करके छोड़ देते हैं, तो वस्तु जिस आवृत्ति से दोलन करती है उस फ्रीक्वेंसी को, उस आवृत्ति को क्या कहते हैं, वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड रिलीज्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो वस्तु को मध्यमान स्थिति से छोड़ देने पर वस्तु अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करती है। मुक्त दोलनों से डिफरेंट डैम्ड ऑसिलेशन, अवमंदित दोलन होते हैं। डैम्ड ऑसिलेशन में क्या है, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बॉडी ऑलवेज डिक्रीजेज विथ टाइम, देन ऑसिलेशंस आर कॉल्ड डैम्ड ऑसिलेशन। दिस
हैपेंस ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स एक्सेट्रा। यानी यदि दोलन करते पिंड का आयाम समय के साथ घटता जाए तो इस प्रकार के दोलनों को अवमंदित दोलन या डैम्ड ऑसिलेशन कहते हैं। यह दोलनों के आयाम में यह कमी घर्षण बल या श्यान बल इत्यादि के कारण आती है। तो मुक्त दो दोलन में दोलनों के आयाम सदैव स्थिर रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, जबकि अवमंदित दोलनों में क्या है, दोलनों के आयाम समय के साथ घटते रहते हैं। तो ये विशेष अंतर इन दोनों प्रकार के दोलनों में हो गया। फिर इसके बाद पीरियोडिक फोर्स, आवर्त बल। आवर्त बल ऐसे बल होते हैं जो कि जब किसी बाह्य बल का परिमाण इस तरह से परिवर्तित हो कि वह एक निश्चित समय अंतराल में अपने परिमाण को बार बार दोहराए, तो यह बल आवर्त बल या पीरियोडिक फोर्स कहलाता है। और ये F0 कांस्टेंट टर्म है और साइन ओमेगा टी इसका वेरिएबल टर्म है। और इस तरह से ये बाह्य आवर्त बल एक निश्चित समय अंतराल में अपना परिमाण बार बार दोहराता है। तो ये कुछ निश्चित फ्रीक्वेंसी से बल लगता है, निश्चित आवृत्ति से, और ये निश्चित आवृत्ति बाह्य बल की आवृत्ति कहलाती है और इसको ओमेगा से लिखते हैं। तो हम डिफरेंस कर रहे थे फ्री ऑसिलेशन, मुक्त दोलन, अवमंदित दोलन, डैम्ड ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, प्रणोदित या वलित दोलन। तो दो के बारे में बता दिया गया, मुक्त दोलन जिसमें दोलनों के आयाम सदैव स्थिर रहें, अवमंदित दोलन दोलनों के आयाम लगातार समय के साथ घटते रहें, फोर्स्ड ऑसिलेशन या वलित दोलन या प्रणोदित दोलन, इसमें क्या है, व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, बॉडी स्टार्ट्स ऑसिलेशन विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0. If external periodic force is applied, initially body oscillates with natural frequency, but later body starts oscillations of frequency external periodic force. This type oscillation in which body does not oscillate with its own natural frequency but oscillates with frequency of some external periodic force, this situation is called, this type of oscillation are called forced oscillation. तो इस तरह से जब किसी पिंड को उसकी माध्य स्थिति से विस्थापित करते हैं तो वह अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करता है, तो उसको ओमेगा 0 से कहते हैं, दोलन कर रहा है। यदि बाह्य आवर्त बल लगा दिया जाता है तो वस्तु कुछ समय तक स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करती हुई अपनी आवृत्ति चेंज कर लेती है और वह बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति ओमेगा से दोलन करने लगती है। तो इस प्रकार के दोलनों को हम क्या कहते हैं, प्रणोदित दोलन यानी फोर्स्ड ऑसिलेशन या बलित दोलन कहते हैं। तो अतः जब कोई वस्तु अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन न करे बल्कि वह किसी बाह्य आवर्त बल के प्रभाव में बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति से दोलन करे, तो इस प्रकार के दोलनों को प्रणोदित दोलन यानी फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। तो यही डिफरेंस होता है मुक्त दोलन और डैम्ड ऑसिलेशन, अवमंदित दोलन, प्रणोदित दोलन, बलित दोलन। तो ये तीन तरह के डिफरेंस हो गए। मुक्त दोलन में वस्तु के दोलनों के आयाम सदैव स्थिर रहते हैं, अवमंदित दोलन में दोलनों के आयाम समय के साथ घटते रहते हैं, जबकि प्रणोदित दोलन में बाह्य आवर्त बल लगाना पड़ता है और यह बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति से ही वस्तु दोलन करने लगती है, तो प्रणोदित दोलन कहलाते हैं। तो इन तीनों में अंतर पहले बता दिया गया। अब हम रेजोनेंस जो पूछा गया था अनुनाद के बारे में लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स को ये पहले लिखना चाहिए था और अंतर बाद में लिखना चाहिए। तो रेजोनेंस अनुनाद कैसे लिखेंगे, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ओमेगा इज इक्वल टू और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ओमेगा इज और इक्वल टू और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 ऑफ बॉडी, दैट इज ओमेगा इक्वल टू k ओमेगा 0, k इज इंटीजर, देन एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन, amplitude of forced oscillation of body are very much increased, this event is called resonance. तो रेजोनेंस या अनुनाद क्या है, यदि बाह्य बल की आवृत्ति प्रणोदित दोलन हो रहे हो यानी फोर्स्ड ऑसिलेशन या प्रणोदित दोलन हो रहे हैं, और इस केस में यदि बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है उसकी आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए या उसके पूर्ण गुणित हो जाए, तो ओमेगा इक्वल टू k ओमेगा 0 हो जाए, तब वस्तु के प्रणोदित दोलनों के आयाम अत्यधिक बढ़ जाते हैं और आयाम बढ़ने की ये घटना अनुनाद या रेजोनेंस कहलाती है। इसके बाद इसके उदाहरण पूछा गया था एग्जाम्पल, तो कोई एक एग्जाम्पल दे देंगे। ट्यूनिंग फॉर्क इनसाइड ए बॉक्स, एक कंपन करते हुए स्वरित्र द्विभुज को खोखले बॉक्स में खड़ा करके रख दें
तो वहाँ पर रेजोनेंस यानी अनुनाद होने लगता है। इसको साउंड रेजोनेंस, ध्वनि अनुनाद कहते हैं। मैकेनिकल रेजोनेंस, आर्मी पासिंग ओवर ब्रिज डू नॉट मार्च पास्ट, सेना की टुकड़ी पुल पार करते समय कदम से कदम मिला के नहीं चलती। अगर कदम से कदम मिला के चले तो पुल की जो स्वाभाविक आवृत्ति है वो क्या हो सकती है, जो सेना के कदम से कदम मिला के चल रहे हैं यानी मार्च पास्ट कर रहे हैं, उसकी आवृत्ति से अगर मैच कर गई पुल की स्वाभाविक आवृत्ति या नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो इस केस में रेजोनेंस हो जाएगा और पुल के जो कण हैं उनके दोलनों के आयाम अत्यधिक बढ़ जाएंगे और पुल टूटने का खतरा रहेगा। तो इसलिए ये मार्च पास्ट नहीं किया जाता, मैकेनिकल रेजोनेंस। तीसरा एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस इन एन एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट यानी इंडक्टेंस कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस, इस सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी उस फार्मूले से दी जाती है और हम जो रेडियो में हमारे नॉब होता है उसको घुमाकर हम इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करते रहते हैं। अगर ये फ्रीक्वेंसी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, स्वाभाविक आवृत्ति, ये किसी भी सेंडिंग स्टेशन की आवृत्ति से मैच कर गई तो उस केस में हमें रेजोनेंस देखने को मिलता है इस सर्किट में और हमें उसी स्टेशन के जिससे फ्रीक्वेंसी मैच की गई है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसी के प्रसारण सुनाई देते हैं। तो इस तरह से रेजोनेंस का कोई एक उदाहरण देकर यहाँ पर क्वेश्चन को कंप्लीट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी, फॉर ए स्प्रिंग मास सिस्टम इन वर्टिकल प्लेन ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग मास। तो ऊर्ध्वतल में कंपन कर रहे स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय के लिए द्रव्यमान की आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास वर्टिकली हैंग स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है और उससे एक द्रव्यमान हैंग कर देंगे, एम द्रव्यमान, और फिर इस द्रव्यमान को थोड़ा सा नीचे खींचकर छोड़ देंगे तो ये जो द्रव्यमान है स्प्रिंग की सहायता से सरल आवर्त गति करता रहता है। तो सरल आवर्त गति में आवर्त काल यानी टाइम पीरियड यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है इस स्प्रिंग मास सिस्टम या स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली के लिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम इन वर्टिकल प्लेन यानी ऊर्ध्वाधर में स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली, इसके लिए हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल केस आसान है, वर्टिकल केस में थोड़ा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है ये देखते हैं। ये तो हमारी स्प्रिंग हो गई वर्टिकली हैंग्ड है, ऊपर से हमने किसी बेस से पी से इसको हैंग किया हुआ है पी पॉइंट पर और फिर स्प्रिंग की लंबाई इतनी है। फिर इसके बाद हमने इसमें मास हैंग कर दिया और स्प्रिंग की लंबाई में एल की वृद्धि हो गई। मास को हैंग करने से स्प्रिंग की लंबाई में एल वृद्धि हो गई। अब स्प्रिंग पर लगने वाला बल कितना है, mg बल लग रहा है और ये स्प्रिंग बैलेंस स्टेट में है यानी स्प्रिंग भी इतना ही बल ऊपर की ओर लगा रही है। स्प्रिंग कितना बल लगाती है हमें मालूम है, k माइनस के एक्स यानी एल, इसकी लंबाई में वृद्धि एल हुई है तो ये माइनस के एल फोर्स लगाएगी। तो इक्वल कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा mg इक्वल टू के एल, mg इक्वल टू के एल। हाँ, mg इक्वल टू के एल कैसे आएगा, जैसे ही हमने मास लटकाया हुआ है एल, स्प्रिंग की लंबाई में एल वृद्धि हो गई है तो mg नीचे की ओर काम कर रहा है, एक फोर्स ऊपर की ओर F1 काम करेगा जो कि रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल होगी। प्रत्यानयन बल की वैल्यू F1 इक्वल टू माइनस के एल, ये प्रत्यानयन बल काम करेगा। क्योंकि स्प्रिंग इस समय विरामावस्था में है, मास स्प्रिंग है, मास सिस्टम गति नहीं कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन 0 होगा यानी इस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो नेट फोर्स हमने 0 कर दिया और नेट फोर्स कहाँ से मिलेगा, F1 प्लस mg, दोनों का सम करने से नेट फोर्स मिलेगा F1 माइनस के एल प्लस mg। और फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 के बराबर होना चाहिए, तो mg इक्वल टू के एल आ गया। तो इस तरह से ये पहला इक्वेशन आ गया, mg इक्वल टू के एल। अब हम क्या करेंगे, स्प्रिंग को एक्स डिस्प्लेसमेंट देंगे, अपनी यानी स्प्रिंग को खींचेंगे नीचे की ओर और इसका डिस्प्लेसमेंट x हो जाएगा। अब स्प्रिंग पर स्प्रिंग की लंबाई में कुल वृद्धि L प्लस एक्स हो गया, तो स्प्रिंग पर कार्यकारी कुल बल F2 इक्वल टू माइनस के एल प्लस एक्स, क्योंकि कुल लंबाई में वृद्धि L प्लस एक्स है तो स्प्रिंग पर कार्यकारी प्रत्यानयन बल माइनस
के एल प्लस एक्स। अब चूंकि बल mg नीचे की ओर काम कर रहा है, यानी भार जो है वस्तु का वो नीचे की ओर काम कर रहा है, तो नेट रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू F2 माइनस F1। नेट रीस्टोरिंग फोर्स होगा F2 माइनस F1। तो F2 हमें मालूम है माइनस के एल प्लस एक्स, और ये माइनस घर जाएगा माइनस mg, या F इक्वल टू माइनस के एल प्लस एक्स, ये F2 हो गया, और F1 की वैल्यू हो गई माइनस के एल, ये F1 की वैल्यू हो गई माइनस के एल। इसको रखने पर हम देख रहे हैं के एल कट गया और फिर केवल माइनस के एक्स बचा हुआ है, के एल कट जाएगा, F इक्वल टू माइनस के एक्स। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ेंगे, स्प्रिंग मास ऊपर नीचे दोलन करने लगेगा, ऊपर नीचे दोलन करने लगेगा, और फिर मान लेते हैं ए त्वरण से वो ऊपर नीचे दोलन कर रहा है, तो नेट फोर्स स्प्रिंग को जैसे ही हम छोड़ेंगे वो ए त्वरण से ऊपर नीचे गति करेगा, तो कुल बल स्प्रिंग पर F इक्वल टू एम ए, त्वरण ए है, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल बल निकल आएगा, और ये रीस्टोरिंग फोर्स से ही प्राप्त होता है, माइनस के एक्स इस बल से प्राप्त हो रहा है, तो बराबर कर देंगे दोनों, एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, ए इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, और फिर इसको सरल आवर्त गति के व्यापक समीकरण से इक्वेट करेंगे, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मानक समीकरण हमारा सरल आवर्त गति का यही है, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ओमेगा जहाँ कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी है। फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, फिर ओमेगा रूट के बाई एम, और फिर ओमेगा की वैल्यू 2 बाई टी रखेंगे, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम आ गया। फिर टी के लिए सॉल्व करेंगे, टी को इधर ले गए और बाकी टर्म इधर ले आए, तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम अपान के। तो ये सॉल्व हो गया। तो वर्टिकल केस हो चाहे हॉरिजॉन्टल केस हो, दोनों केसेस में टाइम पीरियड हमारा सेम ही है। तो इसको समराइज कर लेते हैं। शुरुआत में हमारा स्प्रिंग इस लंबाई पर था, जैसे ही हमने वेट अपना मास लटकाया हुआ इसमें, mg नीचे की ओर काम करेगा और l इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, तो l लंबाई वृद्धि होने से इस पर कार्यकारी प्रत्यानयन बल F1 की वैल्यू माइनस के एल हो जाएगी। और चूंकि अब लटकाने पर मास स्प्रिंग मास सिस्टम बैलेंस स्टेट में है, यानी इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो इस केस में नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नेट फोर्स F इक्वल टू 0, और कौन कौन फोर्स हैं, F1 और प्लस mg, माइनस के एल प्लस mg, ये 0 हो गए, तो mg इक्वल टू के एल, ये एक इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे, स्प्रिंग को थोड़ा सा और खींच लेंगे, हम एक्स डिस्प्लेसमेंट देंगे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एल प्लस एक्स। तो F2 इक्वल टू माइनस के एल प्लस एक्स, ये F2 फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, और फिर हम जानते हैं mg नीचे की ओर काम कर रहा है, तो इसलिए नेट जो फोर्स लगेगा स्प्रिंग पर, नेट रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू F2 माइनस F1, F2 और F1 की वैल्यू रखने पर F2 की वैल्यू है माइनस के एल प्लस एक्स, माइनस के एल प्लस एक्स, माइनस और F1 की वैल्यू है माइनस के एल हो गया, यहाँ रख दिया हमने, पुट कर दिया। अब सॉल्व करेंगे तो के एल कट जाएगा, दोनों तरफ से कट गया, और फिर ये माइनस के एक्स बचा, F इक्वल टू माइनस के एक्स, ये रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। अब हम जैसे ही यहाँ पर मास को छोड़ेंगे, तो मास अपनी मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन होगा, इसके इधर उधर गति करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, लेकिन इसको सिद्ध करना पड़ेगा। सिंपल मान लेते हैं ये ए त्वरण से गति कर रहा है, तो मास पर जितना फोर्स लगेगा एम ए लगेगा, ये त्वरण से गति के कारण एम ए फोर्स लगेगा, और ये फोर्स कहाँ से आया, रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल एफ के कारण। दोनों को बराबर कर देंगे, एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, ए इक्वल टू माइनस के बाई एम। इसको कंपेयर करेंगे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के, यहीं से सिद्ध हो जाता है इसकी जो गति है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन के व्यापक समीकरण या जनरल इक्वेशन से स्टैंडर्ड इक्वेशन ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से तुलना करेंगे,
तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम हो जाएगा, और फिर ओमेगा की वैल्यू 2π/t यहाँ पुट करेंगे तो ये रूट के बाई एम के बराबर हो जाएगा, और फिर टी की वैल्यू निकल आएगी सीधे 2π स्क्वायर रूट ऑफ एम अपान के। ये हो गया वर्टिकल केस में स्प्रिंग की गति। अब लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन देम, इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड बाई 10⁴ टाइम्स देन व्हाट विल बी इंक्रीज इन लाउडनेस। ध्वनि तरंग के लिए इसकी प्रबलता तथा तीव्रता को परिभाषित कीजिए। प्रबलता तथा तीव्रता में क्या संबंध है? यदि ध्वनि की तीव्रता 10⁴ गुना बढ़ा दी जाए तो ध्वनि की प्रबलता में कितनी वृद्धि होगी। तो ये सी क्वेश्चन और बी 5 का दोनों यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में है। फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में केवल जो ओल्ड सेमेस्टर सिस्टम है उनकी सिलेबस में है। तो ये चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन का सवाल है, और ये एकॉस्टिक्स यानी ध्वनिकी चैप्टर का सवाल है सी, जो कि अब ये सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, ध्वनि की तीव्रता पूछी गई है, जिसको हम कैपिटल आई से लिखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय साउंड वेव पासिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो किसी माध्यम में किसी स्थान पर तरंग संचरण की दिशा में, यानी ध्वनि संचरण की दिशा में, दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से, तो ये ध्वनि संचरण की दिशा हो गई, एरोस से दिखाई गई है। इसके लंबवत जो प्लेन मिलेगा, तो ये प्लेन मिला। इस प्लेन में क्या है? इस प्लेन ये जो है ध्वनि के चलने की दिशा के लंबवत है। इस प्लेन से एकांक समय में गुजरने वाली ऊर्जा उस स्थान पर ध्वनि तरंग की तीव्रता कहलाती है। तो इस तरह से आई इक्वल टू इंटेंसिटी क्या हो गई? ध्वनि ऊर्जा अपान एरिया इनटू टाइम। तो इस तरह से इस एरिया के एकांक क्षेत्रफल से और एकांक समय में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को हम उस स्थान पर ध्वनि की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। इसका मात्रक वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। और हम जो ध्वनि ऊर्जा का फार्मूला है इंटेंसिटी का, तीव्रता का, ये है हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, या 2π² n स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। रो माध्यम का घनत्व है, यानी जो साउंड या ध्वनि जिस माध्यम में चल रही है उसका घनत्व है। वी वेलोसिटी है, ध्वनि जितने वेग से चल रही है उस माध्यम में। ए ध्वनि तरंगों का आयाम, ओमेगा ध्वनि तरंगों की कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग। तो इस तरह से ये इंटेंसिटी यानी तीव्रता, ध्वनि तरंगों की तीव्रता डिफाइन हो गई। आई का जो फार्मूला है इसमें डिफरेंट टर्म्स, क्यू एनर्जी फ्लो फ्रॉम एरिया इन टाइम टी, यानी टी समय में क्षेत्रफल ए से प्रवाहित ध्वनि ऊर्जा, ए एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव ध्वनि तरंगों का आयाम, एन तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, ओमेगा कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग ध्वनि तरंगों का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, ओमेगा इक्वल टू 2πn या 2π/t। रो डेंसिटी ऑफ मीडियम माध्यम का घनत्व, वी वेलोसिटी ऑफ साउंड ध्वनि तरंगों की चाल। मनुष्य के सुनने योग्य जो न्यूनतम तीव्रता होती है उसको थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं, और ये होती है मनुष्य के लिए I0 इक्वल टू थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग ध्वनि न्यूनतम तीव्रता जिसको मनुष्य सुन सकता है, इससे कम तीव्रता वाली ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता, इससे ज़्यादा तीव्रता वाली ध्वनि सुन सकता है। फिर इसमें पूछा गया था लाउडनेस, प्रबलता। लाउडनेस, प्रबलता, इसको एल से लिखते हैं। लाउडनेस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिटरमिन्स अमाउंट ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन ईयर। प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि कान या ईयर को धीमी अथवा तेज सुनाई देती है। तो प्रबलता ही ऐसा विलक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमे या तीव्र सुनाई देती है, तो इसको हम लाउडनेस या प्रबलता कहते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ ईयर इज डिफरेंट फॉर साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, हेंस टू साउंड्स ऑफ सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी विल अपीयर डिफरेंटली लाउड। लाउडनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल। तो हमारे कान की सुग्रहिता अलग अलग आवृत्ति की ध्वनियों के लिए अलग अलग होती है, तो अतः समान तीव्रता परंतु अलग अलग आवृत्ति की दो ध्वनियों की प्रबलता भी अलग अलग प्रतीत होती है, जिसको हम
कैपिटल एल से लिखते हैं। लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू लॉग आई, और इसको इक्वल टू लिखेंगे लाउडनेस एल इक्वल टू के लॉग आई। यही संबंध होता है प्रबलता और तीव्रता में। तो ध्वनि की तीव्रता का लॉग लेंगे और इसको के से मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से, और ये लाउडनेस यानी प्रबलता मिलेगा। और I0 थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, देहली श्रवणता, जिसको हम मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ हियरिंग यानी सुनने योग्य न्यूनतम तीव्रता मनुष्य के लिए, जिसको हम 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो इसको हम L0 लिखेंगे, L0 इक्वल टू के लॉग I0, और L1 क्या है तीव्रता, के लॉग I1। तो इस तरह से लेवल ऑफ लाउडनेस, प्रबलता का स्तर निकालेंगे, L इक्वल टू L1 माइनस L0। तो ये क्या आ गया, के लॉग I1 माइनस के लॉग I0, यानी L इक्वल टू के लॉग I1 अपान I0। तो ये लेवल ऑफ लाउडनेस, प्रबलता की स्तर का फार्मूला आ गया। और इसका जो यूनिट होगा, अगर के की वैल्यू 1 है तो इसको बेल कहेंगे, BEL, डबल एल नहीं रहेगा, बेल कहेंगे, और इस कैपिटल बी से लिखते हैं। और के की वैल्यू अगर हम 10 ले लेंगे तो ये हो गया L इक्वल टू 10 लॉग I1 अपान I0। तो इसको कहेंगे डेसिबल, DB से लिखते हैं डेसिबल। ये यूनिट आ गया लाउडनेस, लेवल ऑफ लाउडनेस यानी प्रबलता के स्तर का। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के न्यूमेरिकल पार्ट पर। यदि ध्वनि की तीव्रता 10⁴ गुना बढ़ा दी जाए, प्रबलता में वृद्धि यानी लेवल ऑफ लाउडनेस क्या होगा, L इक्वल टू 10 लॉग बेस 10 I2 अपान I0। इस फार्मूले का यूज करेंगे। I1 दिया गया है, I2 भी दिया गया है। तो I2 इक्वल टू 10⁴ I1, यानी इन दोनों का रेशियो 10⁴ है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देन L इक्वल टू लॉग 10 लॉग बेस 10 10⁴ I1 अपान I1 से I1 कट गया, यानी I1 और I2 का रेशियो 10⁴ है। तो इस तरह से 10⁴ में से 4 पावर यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गई, तो 4 इंटू 10 लॉग बेस 10 10, तो ये 1 हो गया, और ये हो गया 40 dB यानी 40 डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता का स्तर बढ़ जाएगा। तो अगर ध्वनि की तीव्रता में 10⁴ गुना की वृद्धि की जाएगी तो प्रबलता का स्तर या लेवल ऑफ लाउडनेस क्या होगा, 40 dB या 40 डेसिबल बढ़ जाएगा।